पिछले टॉपिक्स में हम लोगों ने एनिमल्स के स्केलेटन के बारे में बात की। ठीक है, एनिमल्स में स्केलेटन की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, स्मूथ मसल्स क्या करते हैं। अब आप याद रखें कि स्केलेटन और मसल्स मिल के एनिमल्स को लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। बिकॉज वी ऑल नो कि जब एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं अपने फूड के लिए, शेल्टर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, सो दैट्स वाई हर एनिमल में एक सर्टेन अडेप्टेड लोकोमोशन है जो कि उसको हेल्प करती है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, क्योंकि इनवर्टिब्रेट में हर इनवर्टिब्रेट की अपनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ लोकोमोशन है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर कोई प्रॉपर एंडोस्केलेटन नहीं होता, कोई बोन्स का स्ट्रक्चर नहीं है। सो दैट्स वाई इनके पास अपने एक्सोस्केलेटन के साथ कुछ मॉडिफिकेशन हुई है जिसकी वजह से वो लोग इजीली मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूग्लिना। यूग्लिना एक सबसे ज्यादा यूनिक ऑर्गेनिज्म है इस सेंस में क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल भी होता है, और जब लाइट की एब्सेंस होती है तो ये क्लोरोफिल खत्म हो जाता है और यूग्लिनॉइड शिफ्ट हो जाता है इनटू हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर मैं इसके लोकोमोशन की बात करूँ तो आपको जैसे डायग्राम में भी नजर आ रहा है कि यूग्लिनॉइड जो होता है उसके अंदर यहाँ पर एंटीरियर रीजन के ऊपर एक फ्लैजिलम होता है। अब जो फ्लैजिलम होता है, फ्लैजिलम के साथ साथ इसके पास एक और इसके मसल्स इस तरह से जो होता है एक कॉन्ट्रैक्टाइल मायोनीम्स होती हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल मोनोनीम्स जो होती हैं ये यूग्लिनॉइड को ये इस तरह से अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने में हेल्प करती हैं। और फिर उसके बाद जो फ्लैजिलम होता है ये यूग्लिनॉइड को विप लाइक मोशन जो है वो क्रिएट करता है। बिल्कुल इसी तरह कभी आप अगर बोर्ड पे देखो तो जो बोर्ड के ओर्स होते हैं वो यानी कि जिनको हम चप्पू कहते हैं, जब वो बैकवर्ड पुश होते हैं तो बैकवर्ड से वो ऑर्गेनिज्म या बोर्ड को आगे पुश करते हैं। तो इस तरह जब फ्लैजिलम पीछे की तरफ मूव करेगा तो वो जो पीछे की तरफ मूवमेंट की वजह से ऑर्गेनिज्म यूग्लिनॉइड जो है वो आगे मूव करेगा। और फिर जब हम लोग चप्पुओं को पीछे के बाद जब वो वापस आगे आते हैं तो आगे आने से ऑर्गेनिज्म पीछे नहीं जाता या कश्ती पीछे नहीं जाती। बिल्कुल इसी तरह फ्लैजिलम पहले पीछे जाएगा जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म आगे जाएगा एंड देन फ्लैजिलम आगे मूव करेगा, लेकिन उसके आगे मूव करने से यूग्लिनाइड आगे मूव नहीं करेगा। तो इस तरह से फ्लैजिलम के आगे और पीछे मूव करने से जो यूग्लिनाइड होता है वो फॉरवर्ड मूव करता है। फिर जो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्टाइल मोनोनीम्स के बारे में बताया है, ये स्ट्रक्चर की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से यूग्लिनॉइड ट्विस्ट लेता है। सो दैट्स वाई इसके अंदर ट्विस्टिंग और फॉरवर्ड मोशन दोनों होते हैं। और वो कैसे होते हैं इसको हम लोग इस डायग्राम में स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो फ्लैजिलम है वो विप लाइक मोशन प्रोड्यूस करेगा और वो बैकवर्ड मूव करेगा। जब वो बैकवर्ड मूव करेगा तो उसके बैकवर्ड मूव करने की वजह से यूग्लिनॉइड जो है वो आगे मूव करेगा। और जैसे जैसे जो है वो वेव्स क्रिएट होती जाएंगी वैसे वैसे यूग्लिनाइड के एम्पलीट्यूड और वेलोसिटी दोनों में इंक्रीज होता जाएगा। और फिर उसके बाद यूग्लिनाइड जो है वो आपके कॉन्ट्रैक्टाइल मोनोनीम्स की वजह से अपनी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा। कैसे? पहले फॉरवर्ड रीजन एंटीरियर रीजन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर मिडल रीजन में और फिर बैक रीजन में। तो इस तरह आगे थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होकर छोटा होगा साइज में, फिर बीच में छोटा होगा और फिर तीसरी पोस्टीरियर रीजन में। और इन तमाम के वो वाइडनिंग होते हुए कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से यूग्लिनॉइड जो है वो ट्विस्ट करता है। सो दैट्स वाई ये जो मोशन होती है ये इसके अलावा किसी और ऑर्गेनिज्म में नहीं पाई जाती। सो दैट्स वाई इस मूवमेंट को हम लोग यूग्लिनॉइड मूवमेंट कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पैरामीशियम की। अगर आप पैरामीशियम को देखो तो आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि इसके पास बहुत सारे छोटे स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम लोग सीलिया कहते हैं। अब अगर आप सीलिया को देखो तो सीलिया हम ह्यूमन बॉडीज के अंदर यानी कि ह्यूमन हेयर्स के अंदर भी होते हैं। तो अब हेयर्स चाहे वो ह्यूमंस के हों या चाहे पैरामीशियम के हो, दोनों के सीलिया की जो मूवमेंट होगी वो एक खास कैरेक्टरिस्टिक मोशन में होगी। इस मूवमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हम लोग सीलियम के स्ट्रक्चर को देखते हैं। सीलिया मीन्स प्लूरल। पैरामीशियम की क्योंकि पूरी बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं तो इसलिए हम उसे सीलिया कहते हैं। पैरामीशियम के एक सीलियम के अंदर 9+2 की अरेंजमेंट है। 9+2 की अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि इसकी जो पेरिफेरल रीजन है उसमें 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स इस तरह से अरेंज हुए हुए हैं एंड देन जो सेंट्रल रीजन है उसमें 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो अरेंज हुए हुए हैं। अब जो ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इनमें एक ट्यूब्यूल दूसरे उसके साथ जो है ये कनेक्टेड है इस रीजन के साथ। अब इसको हम लोग फिर उसके बाद ये कनेक्टेड है आउटर डाइनिम और इनर डाइनिम से। अब ये जो डाइनिम होते हैं ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। किस तरह से? जब ये लेट्स सपोज करें कि ये आपका एक फिब्रिल है और दूसरा आपके पास ये आपका दूसरा फिब्रिल है, तो दूसरा एक फिब्रिल के ऊपर दूसरा फिब्रिल बिल्कुल ऐसे इस तरह से मूव करेगा जैसे कैट दीवार के ऊपर चढ़ती है।
तो जब इस तरह से सीलिया के ऊपर 9 जो है वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे मूव करेंगे तो उस मूवमेंट से एक सर्टेन बेंडिंग और स्ट्रेटनिंग का जो है वो मोशन प्रोड्यूस होता है, और उस बेंडिंग और स्ट्रेटनिंग की वजह से जो सीलिया होता है वो मूव करता है, और सीलिया के मूवमेंट से पैरामीशियम जो है वो मूव कर रहा होता है। अब वो कैसे मूव करता है, तो इसको हम लोग जो है वो क्या करते हैं कि जो डबल फिब्रिल्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। कैसे कि 5 आउट ऑफ 9, यानी कि जो पैराफिब्रिल्स पे 9 आपके माइक्रोफिब्रिल्स हैं, उनमें से जो 5 होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कैसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि वो जब दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ेंगे तो उनके चढ़ने की वजह से वो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो जो सीलिया होगा वो इस तरह से पहले खड़ा था, और फिर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 5 माइक्रोफिब्रिल्स की वो ऐसे बेंड हो जाएगा। बिल्कुल मेरे हाथों की तरफ देखें, वो इस तरह से बेंड हो जाएगा। तो इसको हम लोग बेंडिंग को इफेक्टिव स्ट्रोक कहते हैं। इफेक्टिव स्ट्रोक में जो पैराफिब्रिल 9 थे उनमें से 5 कॉन्ट्रैक्ट हुए, उन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो सीलिया था वो ऐसे बेंड हुआ, और उस बेंडिंग की वजह से आपके पास जो है वो इफेक्टिव स्ट्रोक आया। फिर जो बकाया 4 हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बकाया 4 के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये सीलिया एकदम से स्ट्रेट हो जाएगा। तो उस स्ट्रेटनिंग को हम लोग रिकवरी स्ट्रोक कह रहे हैं। तो जैसे जैसे सीलिया यूं इस तरह से मूव करता जाएगा तो उसकी मूवमेंट की वजह से जो है वो ऐसे बिल्कुल स्मॉल फीट की तरह जो है पैरामीशियम वो आगे मूव करेगा। देन हम बात करते हैं अमीबा की। अमीबा अपने सूडोपोडिया के थ्रू मूव करता है। सूडोपोडिया जो है हम इसको फॉल्स फुट भी कहते हैं। फॉल्स फुट का मतलब क्या है कि अगर ये अमीबा इस तरह से मौजूद है और यहाँ पर इसकी फूड है और उसने फूड की तरफ मूव करना है, तो जो एरिया इसका फूड के करीब होगा वहां पर जो है वह ऐसे साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन जो है वह इंक्रीज करेगा, और प्रोजेक्शन इस तरह से इंक्रीज करने की वजह से ये सूडोपोडिया क्रिएट कर देगा। तो ये फॉल्स फुट है जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता रहता है। तो इस तरह से वो जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के थ्रू जो है अमीबा मूव करता है। लेकिन इसके अमीबा की जो मोशन है वो इतनी कॉम्प्लेक्स है कि इसको साइंटिस्ट अभी तक समझ नहीं सके कि सूडोपोडिया क्यों क्रिएट होता है, कैसे क्रिएट होता है, और ये चीज़ आज भी एक साइंटिस्ट के लिए एक मिस्ट्री है। उसके बाद हम बात करते हैं जेलीफिश की। आप लोगों ने सक्शन और थर्ड लॉ ऑफ फिजिक्स का जो है वो रूल पढ़ा था। जेलीफिश इन दोनों को यूज करते हुए स्मॉल एनर्जी को कंज्यूम करते हुए काफी ज्यादा इजीली लोकोमोशन का फंक्शन परफॉर्म करती है। कैसे, इसको आप इस तरह से देखें। जेलीफिश सबसे पहले अपने माउथ के थ्रू वाटर को जो है वो अंदर की तरफ सक करती है, और उस सकिंग की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। उस लो प्रेशर की वजह से सारी जो एयर है वो वाटर जो है वो इस तरफ आता है, एंड देन एकदम से जो है वो जेलीफिश अपने माउथ को क्लोज करके कॉन्ट्रैक्ट करवाती है। जैसे ही जेलीफिश के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट होगा, और वो प्रेशर जो है वो वाटर को अवे मूव करवाएगा, और थर्ड लॉ ऑफ प्रिंसिपल की वजह से फोर्स यहाँ पर अप्लाई हुई है तो रिएक्शन में जेलीफिश जो है वो फॉरवर्ड मूव करेगी। यानी कि जेलीफिश ने ऐसे फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई की, वाटर की प्रोजेक्शन, और उस वाटर की प्रोजेक्शन ने मसल्स को या जेलीफिश को ऊपर की तरफ मूव करवाया। तो ये एक्शन और रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू और लो प्रेशर के थ्रू जो है वो जेलीफिश मूव करती है। अगर हम लोग साइंटिस्ट जो है वो जेलीफिश की मूवमेंट को अंडरस्टैंड कर ले फुली, तो हम लोग ऐसी शिप्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि लेस फ्यूल को यूज किए हुए जो है वो काफी ज्यादा डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर ले, जस्ट बाय फॉलोइंग दीज टू प्रिंसिपल्स। उसके बाद हम बात करते हैं अर्थवॉर्म की कि अर्थवॉर्म कैसे मूव करते हैं। अर्थवॉर्म की जो मूवमेंट है उसको हम लोग एनाकॉर्डियन मूवमेंट भी कहते हैं। एनाकॉर्ड जो है वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग इस तरह से जो है वो प्रेस करते हैं, तो इस तरह से मूव आपने अक्सर मूवीज वगैरह में देखा होगा, तो उसकी जैसे मूवमेंट होते हैं बिल्कुल इसी तरह अर्थवॉर्म जो है वो लोकोमोशन करता है। अब अर्थवॉर्म की जो बॉडी होती है उसके अंदर सिलोम होता है, यानी सिलोमिक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। अब इस सिलोमिक फ्लूइड फिल्ड कैविटी के अंदर दो तरह के मसल्स होते हैं जो इसे सराउंड किए हुए। एक होते हैं सर्कुलर मसल्स जो कि अर्थवॉर्म के इस तरह से अरेंज हुए होते हैं, दूसरे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो कि उसकी लेंथ में अरेंज हुए होते हैं। अब जैसे सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से इसकी लेंथ इंक्रीज होगी। जैसे अगर आप डायग्राम में देखो तो सर्कुलर मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करें। अब जैसे अगर लेट्स सपोज करें कि दिस इज माय हैंड, जैसे मैं इसको दबाऊंगी तो इसके अंदर जो फ्लूइड होगा वो आगे की तरफ प्रोजेक्ट करेगा। जैसे आप हवा वाले गुब्बारे को दबाओ तो उसके अंदर जो एयर होती है वो आगे की तरफ पुश होती है। तो बिल्कुल इसी तरह जब अर्थवॉर्म के सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो सर्कुलर उसकी जो बॉडी है वो फॉरवर्ड मूव करेगी।
जैसे उसकी बॉडी फॉरवर्ड मूव करेगी तो उसकी बॉडी के किनारों पर जो मौजूद सीटें होते हैं यानी कि बिसल लाइक स्ट्रक्चर, वो आगे की तरफ उठ के ज़मीन को होल्ड करेंगे। और जैसे ही सीटें ज़मीन को होल्ड कर चुके होंगे तो सर्कुलर मसल एकदम से रिलैक्स करेंगे, और रिलैक्स करने की वजह से जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट और सर्कुलर मसल रिलैक्स करते हैं तो उस रिलैक्सेशन की वजह से जो है वो अर्थवॉर्म का ये वाला हिस्सा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और फिर दरम्यान वाले हिस्से के अंदर उसी तरह का मोशन जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो वह एक वेव लाइक प्रोजेक्शन जो है वो उसके थ्रू अर्थवॉर्म जो है वो मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। फिर उसके बाद हम कॉकरोच की बात करते हैं। कॉकरोच, यू ऑल नो कि ये इंसेक्ट है, और कॉकरोच वन ऑफ द फास्टेस्ट इंसेक्ट कंसीडर किया जाता है। अगर आप इसके फीट को देखो तो इसके फीट्स जो हैं वो 3 रीजन्स पे डिवाइडेड होते हैं। एक पेयर को हम लोग कहते हैं 4 फुट, दूसरे को हम लोग कहते हैं मिडल फुट, और तीसरे को हम लोग कहते हैं हाइंड फुट। अब जैसे ही 4 फुट जो है वो इस तरह से फॉरवर्ड मूव करेगा, तो 4 फुट के साथ साथ आपका जो हाइंड फुट है वो भी फॉरवर्ड इस तरह से एक मूव करेगा और दूसरा इस तरह स्टिल करेगा। यानी कि एक ने आगे मूव किया तो उसका जो थर्ड वो है वो भी आगे मूव करेगा, फिर ये वाला जो है ये अपनी जगह पे रहेगा, एंड देन फिर ये अपना स्ट्रेट हो जाएगा और ये जो है ये फर्दर मूव करेगा। तो बाय दिस कॉकरोच जो होता है वो फॉरवर्ड जो है वो मूव करता है। फिर कॉकरोच के पास जो होता है वो पोस्टीरियर रीजन पे विंग्स अटैच होते हैं, तो उन विंग्स की वजह से जो है वो कॉकरोच इजीली फ्लाई भी करने की कैपेबिलिटी भी रखता है। देन हम बात करते हैं स्नेल की। आपने स्नेल को कभी देखा होगा कि स्नेल किस तरह से ग्लाइड करता है। बेसिकली स्नेल जो होता है वो एक म्यूकस रिलीज करता है अपने सरफेस के ऊपर, जिसके ऊपर वो अपने मस्कुलर फीट की वजह से ग्लाइडिंग मोशन के थ्रू फॉरवर्ड मूव करता है। सो स्नेल का मोशन अगर आपने देखना हो तो आप अपने गार्डन के अंदर जो स्नेल है उसको उठा के हाथ पे रखें, अगर आप डरते नहीं हो तो आप देखेंगे कि वो कैसे एक म्यूकस लेयर जो है वो रिलीज करता है, और उसके ऊपर विद द हेल्प ऑफ इट्स मस्कुलर फुट वो ग्लाइड कर रहा होता है। सो हम स्नेल के मोशन को ग्लाइडिंग मोशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्टारफिश की। स्टारफिश की लोकोमोशन अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोग उन सक्शन कप्स को देखो जो कि आप लोग शीशे के ऊपर चिपकाते हो डेकोरेशन पीस को अटैच करने के लिए गाड़ियों के विंडशील्ड्स पे। तो आपने देखा होगा कि जो ट्यूब फीट होते हैं वो सक्शन करते हैं, और जो सक्शन की वजह से कोई भी चीज़ जो होती है वो ज़मीन के साथ बहुत स्ट्रांगली जो है वो अटैच हो जाती है। तो अगर हम स्टारफिश को देखें तो स्टारफिश के अंदर जो होता है वो न्यूमरस ट्यूब फीट्स होते हैं जो कि उसे मूव करवाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। और ये जो ट्यूब फीट होते हैं इनके अंदर जो है वो वाटर मूव कर रहा होता है, और वाटर के मोशन की वजह से जो है ये इजीली एक्सटेंड होते हैं जब पानी इनके अंदर पंप किया जाता है, और जैसे ही पानी इनसे इजेक्ट किया जाता है तो ये जो है ये सक्शन के मोशन के थ्रू फॉरवर्ड मूव कर रहे होते हैं। तो बाय दिस सारे इन्वर्टिब्रेट अपने स्पेसिफिक एडेप्टिव मोशन की वजह से जो है वो स्टडी होते हैं और उनको हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं।